टर्म इंश्योरेंस बाय करना हमेशा से ही बहुत कन्फ्यूजन भरा काम रहा है। मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है, कहाँ से टर्म इंश्योरेंस बाय करना बेटर रहेगा और टर्म इंश्योरेंस बाय करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ सभी चीज़ों को जान लेने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सब कवर नहीं करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों बाय करना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस बाय करने की कंप्लीट चेकलिस्ट के बारे में कि आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कंप्लीट चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी डिट्टो की वेबसाइट पे। तो एक काम करते हैं कि डिट्टो की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस की चेकलिस्ट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं की फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया। तो इनकी जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी भी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस को बाय करने से पहले सबसे पहले आपको उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि CSR को चेक करना चाहिए। अब ये होता क्या है? तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब कि किसी भी कंपनी के पास जितने भी क्लेम्स आए हैं पेमेंट्स के लिए यानी कि सेटलमेंट के लिए, तो उन टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम्स कंपनी ने एक्चुअली में पॉलिसी होल्डर्स को पे किए हैं और कितने क्लेम्स को कंपनी ने होल्ड करके रखा है या फिर उनकी पेमेंट्स नहीं की है। तो जैसा कि डिट्टो की चेकलिस्ट में लिखा हुआ है कि यू नीड टू चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो एवरेज ओवर 3 ईयर्स। तो आपको पिछले 3 साल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी कंपनी का देखना चाहिए। और अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% या फिर इससे ऊपर का है यानी कि वो कंपनी गुड टू गो है, उस कंपनी को आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। यहीं पर ही सेकंड चीज आती है चेक द वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स। आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि किसी भी कंपनी के लिए पर 10,000 क्लेम्स के अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स IRDAI के पास रिसीव हुई हैं। ये कंप्लेंट्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि मिस सेलिंग यानी कि बोला कुछ और बेचा कुछ, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था वो कंपनी ने डिलीवर नहीं किया, या फिर पॉलिसी के अगेंस्ट क्लेम प्रोसेस नहीं हुए, या फिर प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा समय कंपनी ले रही है। तो पर 10,000 क्लेम्स अगर ऑन एन एवरेज 20 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, यानी कि ऐसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस बाय करना हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बात की थी, तो किसी भी पॉलिसी को बाय करने से पहले आपको सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर ही आपको कोई भी टर्म प्लान नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको यहाँ पर एक गलत फिगर भी दिखा सकता है। और वो कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी के पास इन अ ईयर 10 क्लेम सेटल होने के लिए आए। अब 10 में से जो 9 क्लेम्स थे वो तो थे 1 करोड़ के, लेकिन 10 में से जो एक क्लेम था वो था 5 करोड़ रुपए का। तो हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर अपना पूरा दिमाग लगाकर, या मैं कहूँ ज़्यादा दिमाग लगाकर, जो 10 में से 9 क्लेम्स हैं जो कि छोटे छोटे क्लेम्स हैं यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ के हैं, उनकी पेमेंट तो कंपनी कर दे। लेकिन जो 10वां क्लेम है यानी कि एक क्लेम जो काफ़ी बड़े अमाउंट का है यानी कि 5 करोड़ रुपए के अमाउंट का है, उसको वो सेटल ही ना करे, कभी पे ही ना करे। तो ऐसा ना करके भी यहाँ पर जो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन जाता है, ये बन जाता है 90% का, क्योंकि 10 में से 9 क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं, लेकिन जो बड़े वाला क्लेम था वो कंपनी ने पे किया ही नहीं, वहां पर कंपनी ने अपना पैसा बचा लिया। तो इस केस में क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो कंपनी का बढ़ जाएगा, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो उस कंपनी का कम हो जाएगा। तो जिस भी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हाई होगा, यानी कि आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी, आप चूज कर पाएंगे कि आपको उस कंपनी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो डिट्टो की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर का है, यानी कि वो कंपनी गुड टू गो है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप IRDAI की एनुअल रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिट्टो के एडवाइजर से क्वेरी करके ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी फीचर्स की बात की थी, ये फीचर्स थे इंश्योरर स्पेसिफिक फीचर्स। अब हम बात करते हैं मस्ट हैव पॉलिसी स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कि जिन भी फीचर्स के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, ये फीचर्स आपको किसी भी पॉलिसी के अंदर जरूर मिलने चाहिए। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस मतलब अगर कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और जिनके इलाज के लिए आपको नॉर्मल से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी फेलियर, ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन। तो ऐसे केस में यानी कि क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी पॉलिसी होल्डर का जो भी कवर अमाउंट है, उस कवर अमाउंट में से कुछ लमसम अमाउंट का बेनिफिट दे देती है, जिससे कि वो अपना इलाज करवा पाए। तो अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर किसी कंपनी ने किन किन चीज़ों को क्रिटिकल इलनेस में रखा हुआ है, ये भी आपको चेक करना चाहिए, या फिर आप इसके बारे में डिट्टो के एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो क्रिटिकल इलनेस के अंदर भी कुछ कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि सर्वाइवल पीरियड।
कुछ कंपनीज होती हैं जो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के बाद भी इमीडिएटली पेमेंट्स नहीं करती हैं। इंस्टेड मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज एक्सपेक्ट यू टू सर्वाइव फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन बिफोर दे कैन मेक द पेमेंट। यानी कि कुछ कंपनीज के साथ आपको यहाँ पर पेमेंट्स में डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटर होगा कि आप एक ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करें जहाँ पर ये सभी पेमेंट्स आपको इमीडिएटली पे आउट हो जाएं द मोमेंट द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड। सेकंड चीज आती है एक्सेलरेटेड पे आउट। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जो पॉलिसी होल्डर का कवर अमाउंट है, लेट्स से वो 1 करोड़ रुपीज का है, तो उस कवर अमाउंट में से ही ये लमसम अमाउंट पे कर देती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज ये ऑप्शन देती हैं कि आप ये अमाउंट ले सकते हैं ऑन टॉप ऑफ जो भी आपका कवर अमाउंट है। नेक्स्ट चीज आती है वेटिंग पीरियड की, यानी कि कुछ पॉलिसीज के अंदर क्रिटिकल इलनेस को लेके एक वेटिंग पीरियड होता है। तो बेटर होगा कि आप उस पॉलिसी के साथ जाएं जिसमें ये वेटिंग पीरियड कम हो, यानी कि लेस देन 6 मंथ्स का हो। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एक एडिशनल बेनिफिट की तरह काम करता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट ऑटो एक्सीडेंट हो, यानी कि बाइक या कार से ही एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट मतलब अगर किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश वगैरह, तो पॉलिसी होल्डर का जो बेस पॉलिसी कवर है ऑन टॉप ऑफ दैट एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाएगा इन सच केसेस। तीसरी चीज आती है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन आ जाती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के पास अब कम समय बचा है कि वो जीवित रहेगा, तो ऐसे में कंपनी पॉलिसी होल्डर का जो भी कवर अमाउंट है उस कंप्लीट कवर अमाउंट को पॉलिसी होल्डर के जीते जी जितनी भी लाइफ उसकी बची है वो कंप्लीट अमाउंट पे कर देती है, जिससे कि उस पैसे का पॉलिसी होल्डर कैसे भी इस्तेमाल कर सके। चौथी चीज आती है इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट। कुछ पॉलिसीज आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं कि आपका जो भी कवर अमाउंट है, ये कवर अमाउंट कुछ परसेंटेज से रेगुलरली इंक्रीज होता रहता है विदाउट पेइंग एनी एडिशनल प्रीमियम। जैसे कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका जो कवर अमाउंट है ये भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये अगेन एक अच्छा फीचर है जो आपको किसी भी पॉलिसी में मिल सकता है। ओके, तो ये जो हमने बात की थी, ये हमने बात की थी मस्ट हैव पॉलिसी स्पेसिफिक फीचर्स की। अब हम बात करते हैं गुड टू हैव पॉलिसी स्पेसिफिक फीचर्स की, जिसमें सबसे पहला फीचर हमारे पास आता है जीरो कॉस्ट ऑप्शन का। कुछ पॉलिसीज में ये ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपने जो पॉलिसी ली है वो ली है आपने 60 ईयर्स की एज के लिए, यानी कि आपका जो कवर है वो 60 ईयर्स की एज तक का चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसीज ये ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि मान लीजिए आप एक सर्टेन एज पे अगर अपनी पॉलिसी को बंद करा देते हैं, यानी कि अगर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आप 52 ईयर्स की एज से पहले पहले अपनी पॉलिसी को क्लोज करवा देते हैं तो आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो सारा प्रीमियम आपको एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 30 ईयर्स की एज पे एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की थी और आपने ये पॉलिसी बाय की थी 60 ईयर्स की एज तक के लिए, लेकिन एज पर कंडीशन अगर आप इस पॉलिसी को 52 ईयर्स की एज पे क्लोज करा देते हैं तो आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा 22 ईयर्स तक के लिए, तो ये सारा प्रीमियम आपको एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपके लिए वो पॉलिसी बन जाएगी जीरो कॉस्ट पॉलिसी। तो ये एक गुड टू हैव फीचर है, अगर किसी पॉलिसी में आपको मिल जाता है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है वेवर ऑफ प्रीमियम। कुछ पॉलिसीज में ये ऑप्शन होता है कि आपके जो भी फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो सभी प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हैं या फिर आपको डायग्नोज किया गया है किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए। तो आपको एक ऐसी पॉलिसी चूज करनी चाहिए जहां पर आपको दोनों ही बेनिफिट्स मिल सकें। उसके बाद तीसरी चीज आती है टॉपअप की। कुछ पॉलिसीज आपको ये भी ऑप्शन देती हैं कि आपने जो भी कवर अमाउंट चूज किया है, आपने जब भी पॉलिसी बाय की है, उस पॉलिसी को बाय करने के बाद भी आप फ्यूचर में कभी अपनी पॉलिसी का जो कवर है उस कवर को इंक्रीज करवा सकते हैं। जनरली हर पॉलिसी में ये अवेलेबल नहीं होता, जिसके लिए अगेन एक मेडिकल इवैल्यूएशन हो सकता है, तो ये अगेन एक गुड टू हैव फीचर है। और फोर्थ पॉइंट आता है लाइफ स्टेज बेनिफिट। कुछ पॉलिसीज में ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपका टर्म कवर इंक्रीज कर दिया जाएगा व्हेन यू अचीव सिग्निफिकेंट लाइफ माइलस्टोन्स। जैसे कि आपकी शादी हो जाती है या फिर आपके बच्चे जब हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपका लाइफ कवर इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये अगेन एक बहुत अच्छा फीचर है। तो ये हो गई आपकी चेकलिस्ट जिसको आपको फॉलो करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस बाय करने के टाइम पे। और इसी चेकलिस्ट के बेसिस पे हम कुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस का कवर अमाउंट चूज करना चाहते हैं, यानी कि कितना कवर अमाउंट आपके और आपकी फैमिली के लिए सही रहेगा, तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल केस है जिससे हम ये आइडिया ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो मुंबई में जॉब कर रहे हैं, इनका नाम है वैभव। वैभव की एज है 28 ईयर्स। इनकी जो एनुअल इनकम है, यानी कि टैक्स वैक्स कटने के बाद हम मान लेते हैं कि इनके पास जो एनुअली इनकम आती है ये है 12 लाख पर एनम की। मैरिटल स्टेटस अभी इनका अनमैरिड है और इनके डिपेंडेंट्स हैं मदर एंड फादर। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इनके मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 के। लाइफस्टाइल हैबिट्स में हम मान लेते हैं कि ये एक स्मोकर हैं और ये पिछले 4 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो एक 10 लाख रुपए का रिसेंटली इन्होंने कार लोन लिया था जो कि अभी एक्टिव है। तो इन सभी चीजों के हिसाब से अगर हम डिट्टो की वेबसाइट पे ही चले जाते हैं टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर में,
तो टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर में हम ये सब कुछ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो एज है वो है 28 ईयर्स की, तो मैंने यहाँ पर 28 कर दिया। प्रोटेक्शन ड्यूरेशन यानी कि हम मान लेते हैं कि ये 28 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक की एज के लिए कवर लेना चाहते हैं। मंथली एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने कहा था कि इनके मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपीज़ के, तो वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो लोन जैसे कि हमने देखा था कि वो था 10 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पर उसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो डिट्टो का ये कैलकुलेटर हमें ये कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना कवर वैभव जी को अपने लिए लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनका रिकमेंडेड कवर निकल के आया है 2.4 करोड़ का, यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान का कवर इनको लेना चाहिए 2.4 करोड़ का। तो वैभव जी जो इस वक्त टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं 2024 में, जहां पर इनके मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 पर मंथ के। तो बाय द ईयर 2056 यानी कि जब ये 60 ईयर्स के होंगे तो उस टाइम पे इनके एक्सपेंसेस चल रहे होंगे 2.5 लाख पर मंथ के, अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से देखते हैं। तो इन्फ्लेशन इस कैलकुलेटर में जो अज्यूम किया गया है ये है 5% का इन्फ्लेशन रेट। तो आपकी जो भी एज है आप उस एज को डाल के आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपके ऊपर जो भी लोन चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप एंटर करके यहाँ पर एक रिकमेंडेड अमाउंट आप देख सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब फाइनली आ जाते हैं अपने कंपेरिजन पे, यानी कि अगर मैं दो बड़े ब्रांड्स के टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स को आपस में कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, कंपेयर टर्म पॉलिसीज के अंदर, और मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा HDFC लाइफ को। इसके अंदर मैं कोई भी प्लान चूज कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं इस वाले प्लान को कंपेयर करना चाहता हूँ और HDFC के साथ मैं कंपेयर करूंगा ICICI प्रूडेंशियल को, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसका जो प्लान है ये है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। तो हम इसको चूज करेंगे और हम क्लिक करेंगे कंपेयर पे। तो बाकी की चीजें हम नीचे आके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो HDFC लाइफ के अंदर ये है 98.7% का, ICICI प्रूडेंशियल में है 97.1% का। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से ऊपर का है, यानी कि दोनों ही हमारे लिए सही है। उसके बाद अगर हम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स की, तो ये है 92.1% का ICICI प्रूडेंशियल के अंदर, जबकि HDFC लाइफ का कंपैरेबली कम है। एनुअल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको पॉलिसी लेते वक्त देखनी चाहिए, यानी कि कंपनी कितना एनुअल बिजनेस कर रही है। अगर कंपनी साल की बेच ही कुछ थोड़ी सी पॉलिसी रही है और उन्हीं को सेटल कर दे रही है, या फिर उसी के अंदर कुछ कंप्लेंट्स निकल के आ रही है, तो ऐसी कंपनी के साथ जाके फायदा ही क्या। तो बेटर होगा कि आप रेप्यूटेड ब्रांड्स की पॉलिसीज के साथ जाएं जिनका एनुअल बिजनेस बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर दोनों का ही एनुअल बिजनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 15,000 करोड़ का है, यहाँ पर 24,000 करोड़ का है। कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर HDFC लाइफ में कंप्लेंट्स बहुत कम है, 2.7 की हैं, और ICICI प्रूडेंशियल में है 14.3 की, जो कि कंपैरेबली काफी ज्यादा है। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट्स 20 से कम है, जैसे कि हमने चेकलिस्ट के अंदर देखा था, तो अगर ये पॉलिसी आपको सूटेबल लगती है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। जीरो कॉस्ट ऑप्शन ICICI प्रूडेंशियल में अवेलेबल है, HDFC लाइफ के अंदर अवेलेबल नहीं है। वेवियर ऑफ प्रीमियम दोनों के ही अंदर अवेलेबल है। HDFC लाइफ के अंदर यहाँ पर आपको दोनों ही क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर आपको वेवियर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि ICICI के अंदर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ ही वेवियर ऑफ प्रीमियम मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दोनों में कवर्ड है। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी HDFC लाइफ के अंदर कवर है, लेकिन ICICI के अंदर कवर नहीं है। टर्मिनल इलनेस HDFC में कवर नहीं है, ICICI में कवर है। इंक्रीजिंग कवर दोनों में ही अवेलेबल नहीं है, और कवर अमाउंट टॉपअप HDFC में अवेलेबल नहीं है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल के अंदर अवेलेबल है वाया लाइफ स्टेज बेनिफिट फीचर। तो अगर हम दोनों ही पॉलिसीज की बात करते हैं कि बेस्ड अपॉन जो भी हमने कंपैरिजन किया है, इनमें से कौन सी पॉलिसी लेना हमें बेटर दिखाई दे रहा है, तो अगर हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो ये अकेला पैरामीटर नहीं हो सकता कि हम एक पॉलिसी को चूज करें दूसरी को रिजेक्ट कर दें। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अगर हम देखते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का ज़्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। जीरो कॉस्ट ऑप्शन आपको ICICI प्रूडेंशियल के अंदर मिलता है, लेकिन HDFC में आपको नहीं मिलता। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको दोनों में मिलते हैं। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल के अंदर नहीं है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक ऐसा फीचर है जो मुझे लगता है कि बहुत रेयरली ही कभी किसी के लिए यूजफुल होगा। उससे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ICICI प्रूडेंशियल के अंदर टर्मिनल इलनेस कवर मिलता है, जबकि HDFC में आपको वो नहीं मिलता। अगली चीज़ जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वो है कवर अमाउंट टॉपअप, जो अगेन आपको HDFC के अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन ICICI के अंदर आपको वो मिल रहा है। तो एज पर दिस कंपैरिजन जो मुझे एक बेटर पॉलिसी यहाँ पर फील हो रही है वो है ICICI प्रूडेंशियल की आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। तो एक कंपैरिजन तो हमारा हो गया HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल का। अब मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन और करूंगा तीसरे ब्रांड के साथ। तो अब की बार मैं कंपेयर करूंगा ICICI प्रूडेंशियल, जो कि हमारा पिछले राउंड का विनर था, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा मैक्स लाइफ को। और मैक्स लाइफ में मैं चूज कर लेता हूँ स्मार्ट सिक्योर प्लस। हम करेंगे कंपेयर। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने को मिल रहा है मैक्स लाइफ का 99.4% का, जो कि काफ़ी हाई है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी मैक्स लाइफ का ही हाई है 95.5% का।
एनुअल बिजनेस इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ऑलमोस्ट हाफ है, यानी कि 7,900 करोड़ के आसपास का है। कंप्लेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पर 10,000 कंप्लेंट्स यहाँ पर सिर्फ 7 है। जीरो कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वेवर ऑफ प्रीमियम यहाँ पर अवेलेबल है, बोथ क्रिटिकल इलनेस एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पर कवर्ड है, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी भी यहाँ पर कवर्ड है, टर्मिनल इलनेस यहाँ पर कवर्ड है लेकिन अप टू 1 करोड़ रुपीस। इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जबकि आईसीआईसीआई के अंदर अवेलेबल नहीं है। और कवर अमाउंट टॉपअप की बात करते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है वाया वॉलंटरी टॉपअप फीचर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैक्स लाइफ के अंदर आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, सभी के आगे ब्लू टिक है या फिर अवेलेबल लिखा हुआ है। तो इस कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मैक्स लाइफ का स्मार्ट सिक्योर प्लस एक बेटर प्लान लग रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ ये तीनों ही टॉप 3 रिकमेंडेड कंपनीज हैं जिनके टर्म इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज है इनका हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो कि 96% से भी ऊपर का है। दूसरी चीज हम बात करते हैं इनके एनुअल बिजनेस की जो कि अगेन काफी हाई है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो वो भी अगेन 90% से ऊपर का है। और तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है यानी कि इनकी ब्रांड वैल्यू अपने आप में काफी अच्छी है। आपको हमेशा ऐसे ब्रांड का टर्म इंश्योरेंस प्रीफर करना चाहिए जिन ब्रांड का आपको लगता है कि हाँ ये ब्रांड अगले 30 साल तक 40 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को वन टाइम बाय करने की नहीं है, बाय करने के बाद जो आपको यहाँ पर कस्टमर सर्विस मिलती है आपको उसको भी देखना चाहिए। तो इन तीनों ही ब्रांड्स में से किस ब्रांड के साथ किसी को जाना चाहिए ये टोटली एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। अगर आप अपने लिए एक इकोनॉमिकल प्लान सर्च कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैक्स लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। वहीं अगर आप देख रहे हैं एक अच्छी ब्रांड वैल्यू साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो फाइनली अगर आपने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान शॉर्टलिस्ट कर लिया है लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या फिर कुछ पर्सनलाइज क्वेरीज हैं जिनको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्दर हेल्प ले सकते हैं डिट्टो की। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले डिट्टो के जो IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स हैं उनके साथ अपनी एक कॉल बुक कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं उनको आप पूछिए, क्योंकि सवाल करने से ही सही हेल्प और क्लैरिटी मिलती है। तो आप यहाँ पर 30 मिनट्स की एक कॉल बुक कर सकते हैं। जो भी एडवाइस आपको डिट्टो की तरफ से दी जाती है ये एडवाइस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कहीं पर भी कैसी भी पेमेंट नहीं करनी होगी। डिट्टो आपको देता है कंप्लीटली स्पैम फ्री एडवाइस, यानी कि यहाँ पर आपको बार बार कॉल करके परेशान नहीं किया जाएगा। इवन आप डिस्कशन के बाद भी तसल्ली से डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बाद ही जो प्लान आपको अपने लिए सही लगता है उस प्लान को आप बाय कर सकते हैं। डिट्टो को गूगल पे रेटिंग मिली हुई है 4.9 की, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो डिट्टो ने मेंटेन की हुई है वो आप समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए, और स्लॉट्स जो कि लिमिटेड रहते हैं तो आप इसको मिस आउट मत करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।